वेल मोती मोती मोती, आखिर क्या है मोती, आखिर क्या है मोती साबुन, क्या है उसके पीछे की कहानी, क्या है उसका पूरा बिजनेस और क्या है पूरे मोती का दिवाली में तेल का, और आखिर क्यों मोती की मोनोपोली है दिवाली में। आज देखेंगे मोती की एक्सक्लूसिव और एकदम प्रीमियम केस स्टडी सिर्फ और सिर्फ डायमंड बॉक्स स्टूडियो, अपने आपके और हमारे अपने सबके प्यारे डायमंड बॉक्स स्टूडियो पे। तो कहने वाले ने बिल्कुल सही कहा था, दिवाली लाइट का त्यौहार है, पर उसमें आज के हिसाब से अगर हम चाहे तो कुछ और एडिशन कर सकते हैं। जैसे दिवाली सिर्फ लाइट का त्यौहार नहीं है, दिवाली सिर्फ फटाकों का त्यौहार नहीं है, दिवाली त्यौहार है मोती का। मोती यानी मोती से ज़्यादा डिमांड होने वाले मोती साबुन की। तो आज हम देखेंगे मोती साबुन की एक्सक्लूसिव केस स्टडी। Hello, Master. Welcome to the world of... तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मन पसंदीदा चैनल डायमंड बॉक्स स्टूडियो पे। मैं आपका होस्ट सोमेश कदम, बिजनेस कोच, फाइनेंस कोच, लाइफ कोच, लीडरशिप कंसल्टेंट। आज आपके लिए लेकर आए हुए एक ऐसी कहानी, एक ऐसी केस स्टडी जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपको डायमंड बॉक्स स्टूडियो पर मिलेगी। और चलिए तो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। तो कहानी शुरू होती है 1916 से, जब मैसूर पर राजा महाराजाओं का राज चलता था। राजा और महाराजाओं द्वारा मैसूर पर डोमिनेंस था, और उसमें से एक बहुत ही बड़ी फैमिली और बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट फैमिली यानी वाडियार फैमिली, जो एक राजघराना था मैसूर का। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो फिर वर्ल्ड वॉर वन जो हुआ, वर्ल्ड वॉर वन, उससे जो राजाओं का घराना था वाडियार राजघराना, तो उन पर कुछ इम्पैक्ट हुआ। कुछ ऐसे इम्पैक्ट हुआ कि उनका जो मेन कामकाज था वो था चंदन जो है उसे एक्सपोर्ट करना, उसके ऊपर प्रोडक्ट्स बनाना चंदन के और उन्हें एक्सपोर्ट करना। पर आखिर क्या हुआ वर्ल्ड वॉर वन के बाद? तो फिर हुआ यूँ कि जो वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो था चंदन का एक्सपोर्ट वो काफ़ी कम हो गए, यानी कि बाहर देश वाले जो कंट्रीज़ है वो चंदन को काफ़ी कम इंपोर्ट करने लगे, और जो चंदन का जो सप्लाई था वो स्टैकअप होते गया, वो सप्लाई बढ़ते गया। और वाडियार घराने के जो राजा थे, राजघराने के राजा कृष्ण वाडियार, तो वो टेंशन में आ गए, उनका स्ट्रेस काफ़ी बढ़ने लगा, क्योंकि जो चंदन था जो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था, जो मेन सोर्स ऑफ मनी था, तो वो उतने हाई लेवल पे बेचा नहीं जा रहा था, उसका डिमांड काफ़ी कम हुई थी और सप्लाई बढ़ते जा रहा था। तो वो काफ़ी टेंशन में आ गए और उन्होंने कुछ ना कुछ आइडिया सोचने की चाहिए कि आखिर इस चंदन जो पड़ा है अपने पास उसका किया जाए तो क्या किया जाए। तभी उनके राज दीवान यानी कि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, उन्होंने अपना दिमाग चलाया और एक ऐसी तरकीब सोची कि जो चंदन था उसे लोगों में, उसका जो प्रोडक्ट ऐसे सोचा उन्होंने कि वो प्रोडक्ट लोगों में भी बेचा जा सके, और जो डिमांड थी वो वापस डिमांड बढ़े और उसका जो सप्लाई वो वापस मेंटेन रहे, और ये जो चंदन की लाइफ साइकिल थी यानी उनका इनकम भी जो था वो भी रुके नहीं। तो क्या सोचा आखिर उन्होंने, क्या ऐसा तरकीब लगाई, क्या ऐसा दिमाग लगाया? तो वो दिमाग अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया। उन्होंने क्या सोचा कि जो चंदन है उसका हम तेल निकाल सकते हैं, उसका ऑयल निकाल सकते हैं, और उस ऑयल से हम एक ऐसा साबुन बना सकते हैं जो साबुन जो सिर्फ राजाओं और महाराजाओं यानी रानियों, उनके लड़के प्रिंस हो, या फिर जो रॉयल वाले खानदान के लोग हैं, जो रॉयल खानदानी लोग हैं, जो सोसाइटी में हाई स्टेटस पे माने जाते, तो वो उस साबुन को यूज़ करेंगे, और वो साबुन का स्टेटस एज अ रॉयल साबुन रखा जाएगा, ताकि जो सिर्फ बड़े लोग हैं वो ही उसे अफोर्ड कर पाए और वो लोग उसे बाय कर पाए, और यूज़ करके उस साबुन का नाम और उस साबुन का प्रसार भी ज़्यादा होगा। तो ये उन्होंने दिमाग चलाया और उन्होंने फिर शुरू किया साबुन को बनाना, और उस साबुन को नाम दिया मैसूर रॉयल साबुन। और वो साबुन की जो सेल्स थी वो काफ़ी बढ़ने लगी और लोगों में भी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। आपको तो पता ही है, रॉयल दिखना हर किसी को पसंद है, हर कोई चाहता है कि रॉयल दिखे। तो इसलिए कृष्णा वाडियार, उनके जो दीवान थे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, उनका जो दिमाग था उसने उस चंदन को काफ़ी ज़्यादा लेवल पर उसकी डिमांड और सप्लाई को बैलेंस किया, और जो सेल्स था उनका यानी कि आने वाला जो कैश फ्लो था वो भी अच्छे लेवल पर चलते रहा।
तो अभी आप सोचोगे कि ये आपने क्यों बताया, तो ये था मोती के पीछे की जन्म की कहानी। तो आखिर मोती का जन्म हुआ कैसे? तो बात आती है 1970s की, जब टाटा ने जो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया था उनके दिमाग को मार्केट में लाना चाहिए। यानी उन्होंने क्या किया, जो मैसोर रॉयल साबुन था उसके पीछे की जो आइडियोलॉजी थी वो उन्होंने अपने खुद के प्रोडक्ट में इंप्लीमेंट की और उन्होंने एक नया बेटे को जन्म दिया मार्केट में, और वो बेटा है मोती साबुन। तो आखिर मोती साबुन, टाटा ने उसका नाम मोती क्यों रखा? तो टाटा जो थे, टाटा टॉमको जो था, तो टॉमको को दिखाना था पीपल्स को कि जो साबुन है जो उन्होंने बनाया जो साबुन, तो उसका आखिर रिलेशन क्या है उसको, मतलब जो दूसरे जो साबुन थे उनके कॉम्पिटिटर्स, यानी कि क्या डेटॉल था, लक्स था, तो कैसे मोती डेटॉल और लक्स से अलग है और आखिर मोती को लोगों ने क्यों खरीदना चाहिए? तो उसके लिए टाटा ने मोती को नाम दिया मोती। तो मोती क्यों दिया? तो उसके पीछे की वजह थी क्योंकि मोती एक होता है रॉयल जेम, मोती रॉयल जेम होता है, मोती एक रॉयल्टी का स्टेटस है, तो इसलिए रॉयल लोगों की पहचान यानी रॉयल साबन यानी रॉयल मोती, तो इसलिए उन्होंने साबन का नाम मोती रख दिया। और मोती का भी वो एडवर्टाइज ऐसे करने लगे जैसे कि वो एक रॉयल साबन है और रॉयल लोग ही उसे खरीद सकते हैं, और उन्होंने उसके हिसाब से उसकी प्राइस भी रख दी 25 रुपीज़, 25 रुपये, जो अभी चलकर हुए 70 रुपये। यानी कि आप सोच सकते हो रॉयल लोगों का साबुन रॉयल प्राइस, रॉयल रेट से आगे बढ़ते चले जा रहा है प्राइस में। तो आगे जैसे ही बढ़ेंगे उनके काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर थे, जैसे था एक डेटॉल था, एक लक्स था, वापस और जो दूसरे आयुर्वेदिक थे साबुन या फिर हैंडमेड साबुन, तो काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर थे। पर जो उन्होंने टाटा ने जो दिमाग का यूज़ किया कि मोती को एज अ रॉयल सिंबल दिखाया उन्होंने, तो इसके वजह से उनका जो इम्पैक्ट था मार्केट पे वो काफ़ी हाई लेवल पर था। इसके वजह से मोती के सेल्स बढ़ने लगे, और जैसे जैसे मोती के सेल्स बढ़ने लगे टाटा ने भी, टॉमको ने भी अपने जो डिज़ाइनिंग थी पैकेट्स की या फिर और उन्होंने फ्लेवर्स लाए साबुन में, जैसे कि रोज़ हुआ, सैंडल हुआ या फिर खुश हुआ, अलग अलग फ्लेवर्स लाए मोती के, और उसके हिसाब से उसकी पैकिंग करने लगे, कलरफुल पैकिंग। यानी कि अभी रोज़ हुआ तो पिंक कलर, सैंडल हुआ तो चंदन हुआ तो सैंडल या फिर चंदन, अगर हुआ तो फिर ऑरेंज कलर, या फिर खुश हुआ तो ग्रीन कलर, ऐसे अलग अलग उन्होंने डिज़ाइंस लाए मार्केटिंग के। और मार्केटिंग भी बिल्कुल इसी तरह की जैसे कि वो जैसे शिंपली होती है समुंदर की, तो उसमें साबुन का एक फ़ोटो इम्बेड किया और वो दिखाया फ्रंट ऑफ द एडवर्टाइज पेज पे। तो जैसे जैसे ये मार्केटिंग होती गई तो लोगों के मन में भी इम्प्रेशन पड़ने लगे कि यार ये रॉयल्टी का सिंबल है, ये साबुन रॉयल्टी का सिंबल है, तो आपने को रॉयल दिखना होगा तो आपने को ये साबुन लेना होगा। तो इसलिए लोग भी ये साबुन लेने लग गए। और जब भी 90s की जो एडवर्टाइजिंग थी उस एडवर्टाइजिंग के कैंपेन के द्वारा पूरा फोकस था रॉयल्टी और उसके इंग्रेडिएंट्स पर, मोती के इंग्रेडिएंट्स पर पूरा फोकस था। वो दिखाना चाहते थे लोगों को कि मोती में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए, जैसे चंदन या फिर और कई रॉयल हर्ब्स या फिर श्रब्स जो रॉयल होते हैं, जो राजा और महाराजे नहाने के समय यूज करते हैं, तो वैसे श्रब्स का लोगों को दिखावा किया गया। तो फिर जो कस्टमर्स का नज़रिया है वो मोती की तरफ पूरी तरह से बदल गया। लोग मोती को एज अ रॉयल्टी, एज अ सिंबल देखने लगे, जिनसे मतलब लोगों का सोसाइटी में जो स्टेटस है वो बढ़ जाए। तो ये लोगों का नज़रिए में चेंज आया। तो आखिर टॉमको ने टारगेट किया, तो किया किस चीज़ पर? तो टॉमको ने जो मेजर टारगेट किया वो था ट्रेडिशन के ऊपर। तो ट्रेडिशन के ऊपर कैसे? तो टॉमको ने जो एड चले 90s में डीडी नेशनल पर, तो उस एड में क्या दिखाया गया कि एक स्त्री जो थी वो नहाने की तैयारी कर रही थी और साइड में लाइट वगैरह चल रही थी। तो जैसे दिवाली का फेस्टिवल चलता है तो लाइट कैसे होती है, वैसे लाइट चल रही थी और नहाने के लिए पूरी सामग्री रखी गई थी सामने, और उसमें जो था वो मोती साबन दिखाया गया था। तो वो उन्होंने दिखाया कि मोती साबन को ऐसे प्रोजेक्ट किया जैसे मोती साबन किसी स्पेशल ओकेशन के लिए नहाने के लिए यूज़ होगा, ऐसे प्रोजेक्ट किया मोती साबन को। और उसके वजह से लोगों का जो नज़रिया था मोती की तरफ वो बढ़ने लगा, यानी कि वो पॉजिटिव होने लगा, और लोग
मोती के सेल्स में ज़्यादा से ज़्यादा मोती की डिमांड बढ़ने लगी और मोती का सेल्स बढ़ने लगा। तो इसके बाद कंपनी का जो मेन एम होना चाहिए था वो था एग्रेसिव मार्केटिंग, कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए और उन मोती की जो रीच है वो बढ़ाई जाए। पर कंपनी में आखिर हुआ क्या ऐसा कि कंपनी ने एग्रेसिव मार्केटिंग पे फोकस नहीं किया। कंपनी ने सोचा चलो जा रहे इतने साबुन, जाने देते, आगे वापस जितने अपने को डिमांड आएगी उतना सप्लाई करते रहेंगे। पर कंपनी का जो मेन मोटो होना चाहिए था वो था एग्रेसिव मार्केटिंग, यानी कि उनको एकदम इम्पल्सिव मार्केटिंग करनी चाहिए थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मोती को पहुंचा सके। पर कंपनी उसमें फेल हो गई और कंपनी में आखिर बात ये हुई कि कंपनी का जो ये था सेल्स वो वापस डिक्रीज होता गया। और उसके बाद आया 1993 में HUL का मर्जर। HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो तभी HLL कहा जाता था, HUL को HHL कहा जाता था। तो आखिर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने टाटा ऑयल मिल्स को खरीद लिया, यानी कि मर्जर हो गया दोनों का। और HUL ने मोती साबुन को अपने अंडर ले लिया और मोती साबुन का पूरा कारोबार HUL के अंडर आ गया। तो अब नई कंपनी मिल गई, यानी कि नए माता पिता मिल गए मोती साबुन को। अभी नए माता पिता मिल गए तो आखिर हुआ क्या मोती साबुन के साथ उसके बाद? तो फिर जो HUL था उसने मोती के ऊपर ज़्यादा फोकस देना चाहिए था, पर उसने भी मोती को नेग्लेक्ट किया। क्योंकि क्या हुआ कि उस HUL तभी से सोप के बिजनेस में था, सोप या फिर अदर इंग्रेडिएंट्स हो, पर उसके खुद के सोप्स थे। वापस उसके जो अभी हमने पहले बोला था मैसूर रॉयल साबुन, मैसूर रॉयल सोप, तो वो भी अभी एज अ कॉम्पिटिटर मार्केट में निकल के आ गया मोती को। तो मोती एक साइड, दूसरे साइड आयुर्वेदिक साबुन, HUL के साबुन, यानी कि पेरेंट, पिता का दूसरा बेटा, ये हो गया, भाई भाई में कंपटीशन शुरू हो गया। और कंपनी को HUL को जितना फोकस देना चाहिए था मोती पे उतना वो दे नहीं पाए। तो उसके वजह से मोती के सेल्स गिरते 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 चले जाने लगे और लोगों के नज़र से मोती थोड़ा हटने लगा। तो फिर आखिर HUL के पास एक ही ऑप्शन बचा, यानी कि उसको एक तो आर जाना था या पार, यानी आर या पार की लड़ाई थी HUL की। तो उसे एक चुनना था, या तो वो मोती को बनाए या तो मोती को तोड़े, यानी कि मेक और ब्रेक मोती। तो उसने एक लास्ट आखिरी रास्ता बोल के उसने मोती का वापस से मार्केटिंग शुरू कर दी, और वो भी वापस जिस फॉर्म में टॉमको ने मार्केटिंग चालू की थी, यानी कि स्पेशल ओकेशन साबुन। तो वैसे ही तरह HUL ने मार्केटिंग चालू कर दी और मोती को ऐसे प्रोजेक्ट करने लगे जैसे कुछ स्पेशल ओकेशन का साबुन हो। और इससे क्या हुआ कि मोती की जो सेल्स है वो वापस बढ़ने लगी, मोती की सेल्स बढ़ने लगी, वापस थोड़ी थोड़ी लोगों में डिमांड आने लगी। पर जो मेन पिन पॉइंट था, जो ऐसा पॉइंट था जिसने मोती के सेल्स को स्काईरॉकेट कर दिया, यानी कि इधर से मोती के सेल्स इधर चले गए, तो आखिर वो पॉइंट क्या था? तो वो पॉइंट था 2013 की मोती की कमर्शियल बाय HUL। तो क्या है 2013 की कमर्शियल? तो वीडियो देखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो पता ही होगा 2013 की कमर्शियल, यानी कि क्या? आलम काका। आलम काका कैसे? तो मोती का जो टीवी पर ऐड आया तो उसमें क्या हुआ कि एक ओल्ड एज टाइप बैकग्राउंड था और उधर चाचा जी बैठे हुए थे, एक चाचा जी, और उनको अपनी पुरानी याद आ गई कि बचपन में कैसे वो साबुन लेते थे, दरवाजे पर जाकर बोलते थे उठा उठा सकाळ झाली, मोती साबणाने आंघोळ करायची वेळ झाली। तो फिर उन्हें वो बचपन की यादें ताज़ा कर दी और वो वापस जो उनके जो पूरे चौल के ये थे पब्लिक, यानी कि जो चौल में घर थे, उधर जाके वो साबुन से दरवाजे पर बजाकर बोलने लगे उठा उठा सकाळ झाली, मोती स्नानाची वेळ झाली। तो फिर उससे क्या हुआ, जो घर के जो लोग थे उनके भी मेमोरीज जो थी, ऐड वाले घर के लोग, उनकी भी मेमोरीज मोती के तरफ, यानी कि वो भी बचपन में ऐसा करते थे, तो उनको भी वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ गई। तो लोगों ने जब ये ऐड देखा तो लोगों के मन में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ। लोगों को ऐसे लगा कि यार ये साबुन तो अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहा है, अपना एक कनेक्शन बना रहा है। और दिवाली का जो एक कनेक्शन था, दिवाली का एक जो फेस्टिवल ना मॉर्निंग होती है, तो उसमें अभय स्नान को ये यूज़ करते हैं, या तो फिर मोती या फिर उठना।
तो फिर उन्होंने मोदी को लिंक किया उस अभंग स्नान के साथ। और फिर हुआ क्या, तो फिर जो लोग थे वो कनेक्शन बना लिए, लोगों ने माइंड में कनेक्शन बना लिया मोदी के साथ, क्योंकि उनकी भी यादें जो बचपन की थी वो ताज़ा हो गई। और लोग जो बचपन में उनके जो यादें थे उसके बदौलत उन्होंने मोदी को चुनना चाहा, और लोगों ने उस ऐड के बाद मोदी को इतना अप्रिशिएट किया और मोदी का जो सेल्स था वो काफ़ी बूस्टअप हुआ। और तब से लेके आज तक वो ऐड ने मोदी को आज तक मार्केट में टिकाया हुआ रखा है। तो इस बात का इम्पैक्ट इस हद तक हुआ कि जब भी आप किराना लेने जाओगे दिवाली के समय, तो दुकानदार बाकी चीज़ों के बारे में पूछेगा तो नहीं, पर मोती साबुन के बारे में ज़रूर आपसे पूछेगा कि भैया मोती साबुन पैक कर दूं क्या। और लोग भी लेना, भले चाहे लोग मिठाई लेना भूलेंगे पर मोती साबुन को लेना नहीं भूलेंगे दिवाली के समय। तो इस हद तक लोगों के मन में बैठ गया मोती साबुन। और ये पूरा हुआ किस बदौलत, क्योंकि जो मार्केटिंग की गई थी वो ट्रेडिशन बेस्ड मार्केटिंग थी, यानी कि मोदी को ट्रेडिशन के साथ कनेक्ट किया गया था। तो एक बात हमेशा याद रख लो कि एजेस पास्ट, ट्रेडिशन स्टेड, एंड दैट्स वाई मोदी स्टेड इन द मार्केट। सो क्योंकि लोग आए, लोग गए, पूछते आई पूछते गई, पर आखिर ट्रेडिशन के वजह से, क्योंकि ट्रेडिशन कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, इसलिए मोती कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि मोती को लिंक किया गया है ट्रेडिशन के साथ। तो जब तक ट्रेडिशन है तब तक मोती का नाम मिटेगा नहीं। और ये जो दिवाली का समय है उसे मोती के नाम से जरूर जाना जाएगा आने वाले समय में। तो आपके भी क्या राय है मोती के बारे में, वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अभी कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन्स जो इस केस स्टडी के एंड में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात है मेक पीपल फील रॉयल। सबसे पहला बिजनेस लेसन मेक पीपल फील रॉयल, यानी कि आपके जो आपके कस्टमर्स है उनको आपको रॉयल फील कराना है, क्योंकि द वर्ल्ड नीड्स टू बी लुक्ड एज एन रॉयल एम्पायर। सो लोगों का सोचना होता है कि वो रॉयल लगे, वो पूरे दूसरे लोगों के सामने रॉयल लगे। तो आपको ऐसे लोगों को जो आपका प्रोडक्ट हो उसे ऐसे प्रोजेक्ट करना है कि लोग उसे रॉयल्टी का एक इशारा समझे, लोग उसे एक रॉयल्टी की एक निशानी समझे। तो सेकेंड बिजनेस लेसन है कनेक्शन। तो आखिर कनेक्शन कैसे, तो आपको आपके प्रोडक्ट का ऐसा कनेक्शन करना है किसी एक चीज़ के साथ, चाहे वो ट्रेडिशन हो, चाहे वो माइंडसेट हो, या फिर कुछ और चीज़ हो। ऐसा कनेक्शन करना है कि चाहे लोग रहे या ना रहे पर आपका बिजनेस ज़रूर रहना चाहिए। तो जैसे मोती ने साबुन का कनेक्शन जो किया वो किया दिवाली के साथ, ट्रेडिशन के साथ, ओकेशन के साथ। तो इसी वजह से मोती को जब भी आप ओकेशन का नाम लोगे, जब भी आप दिवाली का नाम लोगे, तो मोती का नाम अपने आप चले आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड बिजनेस लेसन आता है अपने पास, वो है मेमोरीज। आपको आपके बिजनेस प्रोडक्ट में अगर आप कुछ मेमोरीज जो आपके कस्टमर से उनके कुछ मेमोरीज ताज़ा कर सकते हो, यानी कि आप उनको किसी चीज़ की याद दिला सकते हो जो उनके लिए काफ़ी सुखदायी है, तो उसके वजह से भी आपका बिजनेस बूस्टअप हो सकता है, क्योंकि जैसे उनकी यादें ताज़ा होगी, उनका उस प्रोडक्ट के प्रति जो कनेक्शन था वो और क्लोज हो जाएगा। और जैसे इंसानों के साथ आपने कनेक्शन बनते, वैसे आपके प्रोडक्ट के साथ आपके कस्टमर जो है वो कनेक्शन बनाएंगे। तो आखिरी बिजनेस लेसन है सीजनल मोनोपोली। तो सीजनल मोनोपोली क्यों, क्योंकि लोगों को लगता है कि आपने को ऐसा बिजनेस आइडिया ढूंढना है कि अपना पूरा सीजन बिजनेस चल सके, पर मोती ने लोगों को दिखा दिया कि सीजनल मोनोपोली से भी आप बिजनेस में पैसे कमा सकते हो। सिर्फ पैसे नहीं, आप आपके प्रोडक्ट को लोग ना रहने के बाद भी जिंदा रख सकते हो। तो इसी वजह से मोती ने दिवाली के जो समय में होता है वो मोती ने एक सीजनल मोनोपोली इस्टेब्लिश कर ली कि अभी आप दिवाली में एक तरफ मोती रखो, एक तरफ दूसरा कोई भी साबुन रखो, लोग हमेशा मोती को चुनेंगे, क्योंकि उसने मार्केट में सीजनल मोनोपोली इस्टेब्लिश कर ली। तो सीजनल मोनोपोली में जो कस्टमर्स होते हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स लेने वाले होते हैं, वो लॉयल होते हैं। तो इससे आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 4 लेसन हमने बता दिए। और अभी बात आती है टाटा बाय बाय कहने की। तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा कि ऐसे ही केस स्टडीज़, ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक्स, ऐसे ही मज़ेदार किस्से हम डिस्कस करेंगे आपके और अपने मन पसंदीदा चैनल डायमंड बॉक्स स्टूडियो पे। तो आपको हमें फॉलो करना है, ना सिर्फ यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है, ना सिर्फ यूट्यूब पे लाइक
कमेंट करना है, आपको शेयर भी करना है आपके दोस्तों के साथ। और जो आप अपना सोशल मीडिया नेटवर्क है डायमंड बॉक्स स्टूडियो का, हम चाहे इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, थ्रेड्स पे हो, तीनों जगह हम प्रेजेंट है। आपको जाना है, उधर सर्च करना है डायमंड बॉक्स स्टूडियो। गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो, गूगल पे आपको सबसे पहले अपना ऑफिशियल हैंडल दिखाई देगा और आप उधर जाके हमें फॉलो कर सकते हो और हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप अप टू डेट रहे कंटेंट के साथ और ऐसी मज़ेदार कहानियाँ, ऐसे ही मज़ेदार केस स्टडीज, ऐसे ही मज़ेदार बिजनेस लेसन्स के साथ आप रूबरू होते रहे और आपके बिजनेस को इन केस स्टडीज़ का यूज़ करके एकदम हाई लेवल पर ले जा सके, ताकि कोई आपका जो कॉम्पिटिटर हो उसको आप आराम से चुनौती देकर हरा सके। तो इसलिए मैं आपको एक लास्ट अपील करता हूँ कि आप अगर अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपको हमारे दूसरे वीडियोस, यानी कि जो हमने मेहनत करके बनाए हैं जिससे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो आखिर में आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और ये मोती का जो इतिहास है और मोती की जो बिजनेस केस स्टडी है वो आपके अपनों के साथ शेयर कीजिए और दिवाली की उनको शुभकामनाएं इस तरह दीजिए कि उन्हें भी कुछ ना कुछ उनके बिजनेस में या फिर उनके लाइफ में कुछ इम्प्लांट कर सके वो भी। तो चलो इसी के साथ अलविदा कहता हूँ और बने रहिए ऐसे ही। आगे के केस स्टडीज़ के लिए आने वाले समय में बहुत तगड़े तगड़े केस स्टडीज़ लाऊंगा। थैंक यू।